मैं रुपेश कुमार आर के +2 स्कूल हिरणपुर में अर्थशास्त्र विषय का सहायक शिक्षक हूँ। पिछले दिनों पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था अध्याय 3 के मुद्रा और साख के प्रथम खंड पर। आज हम लोग उसके बाद का जो चीज बच गया उस पर हम लोग इस दूसरे वीडियो में चर्चा करें। तो हम लोग जो चर्चा किए थे अभी तक कि मुद्रा क्या है, मुद्रा कैसे वस्तु विनिमय व्यवस्था से अलग है, मुद्रा किस प्रकार से जो हमारा मध्यवर्ती का भूमिका निभाता है, हम लोग उस वीडियो में चर्चा किए थे बैंक हमारा कैसे कर काम करती है। आज हमारा साख मतलब जो हमारा ऋण होता है, तो वो ऋण यानी साख से हमारा मतलब एक सहमति पत्र से है, यानी एक सहमति से कहें जहां साहूकार या कर्जदार, जहां साहूकार हो या बैंक हो, जो भी हो, वो धन या वस्तुएं लोगों को मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में उस कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। तो जाने कोई भी व्यक्ति कर्ज लिया, कर्ज का प्रभाव हमारा सकारात्मक भी होगा यानी बढ़िया भी होगा और नकारात्मक भी होगा। ऐसा समझिए कि कर्ज लिया कोई व्यक्ति, कर्ज लेकर अगर 5 लाख रुपया कर्ज लिया और जो बिजनेस लाया बहुत ज्यादा चलने लगा उसका, जो उसके बदले गिरवी रखा था खेत उत आदि, मान लिया उसका बहुत बढ़िया बिजनेस चलने लगा, बढ़ने लगा और कई गुना व्यापार कर कर बढ़ाकर वो और कई सारा खेत भी खरीद लेगा। लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी, अगर उसका बिजनेस नहीं चला तो वो बिजनेस जो अभी तक जो खेत वो गिरवी रखा था या बंधक रखा था, वो बंधक में वो खेत भी उसका बिक जाएगा और बिजनेस नहीं चला, सारा उसका डूब जाएगा। नकारात्मक प्रभाव भी है, यानी कर्ज का, साख का सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव भी है। अब जाने हम लोग ऋण की शर्तें। अगर कोई ऋण लेता है, कर्ज लेता है, तो उसके लिए कौन कौन सा महत्वपूर्ण शर्त है जो उसको पालन करना होगा, या जो दे रहा है वो कौन कौन सा महत्वपूर्ण शर्तें लगाता है। तो जो भी दूसरे को ऋण दे रहा है, एक निश्चित वो कह देता है कि भाई हम ब्याज लेंगे, तो ब्याज का दर यानी ऋण का एक प्रमुख शर्त है ब्याज दर। समर्थक ऋणाधार, समर्थक ऋणाधार का मतलब है ऐसा संपत्ति जिसका मालिक तो कर्जदार है। जैसे मान लिए हम ऊपर उदाहरण दिए थे कि भूमि बंधक रखकर वो कर्ज लिया, तो भूमि मालिक तो उसका कर्जदार है, लेकिन अगर नहीं चुका पाया तब तक के लिए उपयोग वो करेगा, और अगर नहीं चुका पाया तो किसका हो जाएगा, जो कर्ज दिया था कर्जदाता का हो जाती, जो उधार दिया था उधारदाता का हो जाएगा। तो यानी जैसे भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु जो भी हम देते हैं, या बैंक में कोई मेरा बड़ा अमाउंट जमा हो हम उसको रखे हैं, तो ये हमारा समर्थक ऋणाधार है। आवश्यक कागजात, कुछ कागज कार्यवाही होती है जिस पर हम लोग हस्ताक्षर करते हैं, इतना रुपया लोन लिए, इतना रुपया इतना साल में चुका देंगे, वो आवश्यक कागजात है। और भुगतान का तरीका, भुगतान का तरीका मतलब महीना महीना चुकाएंगे, साल में एक ही बार चुकाएंगे, पैसा इतना % ब्याज के साथ, जो वो तरीका है, उन सबों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, ऋण की शर्तें। अब ऋण की शर्तें एक कर्जदाता से दूसरे में बदलते रहता है, अलग अलग जगह। आपका कोई मान ली बहुत बढ़िया मित्र है, बहुत बढ़िया नजदीकी दोस्त है, वो आपको दिया 2% ब्याज दर पर, कोई चीज बंधक रखने का उसके पास जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई दूर का रिलेटिव है, नहीं जानता उसको देगा 5% ब्याज पर, और उसके लिए समर्थक वो ऋणाधार भी लेगा। तो वो शर्तें अलग अलग लोगों के साथ बदलते रहता है। औपचारिक क्षेत्र में कम, अनौपचारिक क्षेत्र में वो ज्यादा होता है। अब जाने हम लोग साख का दो महत्वपूर्ण, जो हम लोग कर्ज लेते हैं उसका महत्वपूर्ण, जो हम लोग जहां से कि साख का हमारा स्रोत है, वो है साहूकार, महाजन, व्यापारी, बैंक, सहकारी समितियां, जहां से लोग के कर्ज लेते हैं, ये प्रमुख स्रोत है साख के। तो साख के स्रोतों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, औपचारिक क्षेत्र के साख और अनौपचारिक क्षेत्र के साख। औपचारिक क्षेत्र के साथ जहां नियम, कायदा, कानून फिक्स होता है, जैसे हम लोग औपचारिक क्षेत्र में ऋण लेते हैं बैंक से या सहकारी समितियों से, जहां की वो नियम पूरा, बैंक दर आदि आदि, ब्याज का रेट, समर्थक आधार क्या लेंगे, आवश्यक कागजात क्या, भुगतान का तरीका क्या होगा, महीना महीना करेंगे। बहुतों को देखते हैं बैंक से ऋण लिया, वो औपचारिक क्षेत्र का साख है। अनौपचारिक क्षेत्र में साख, अनौपचारिक क्षेत्र में यहाँ बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। जैसे पहचान वालों से लेते हैं हम लोग, साहूकार से, महाजन से, व्यापारी से, कोई रिश्तेदार से,
लड़की का शादी लग गया या अन्य कोई जरूरत हो, कोई बीमार पड़ गया मित्र से आदि से, उसमें जो हम पैसा लेते हैं वो तुरंत उपलब्ध तो हो जाता है, लेकिन इसमें ब्याज का दर बहुत ज्यादा होता है। तो जो हमारा ये दोनों शाख का प्रणाली है, हम लोग औपचारिक क्षेत्र का जो शाख है उसके कार्य प्रणाली पर नजर रखने का काम भारत में भारतीय रिजर्व बैंक करती है, यानी आरबीआई ऑफ इंडिया करती है। कितना परसेंट आप ब्याज ले रहे हैं, कितना परसेंट ब्याज दे रहे हैं, कौन सा किसको किसको ऋण दिए, कहाँ गरीबों को दिए, कहाँ अमीरों को दिए, कौन सा शहरी क्षेत्र में दिए, कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में दिए। औपचारिक क्षेत्र के शाख पर तो नियंत्रण रखने का काम, नजर रखने का काम आरबीआई करती है, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र के शाख पर नियंत्रण उस प्रकार से नहीं है। अब जाने ऋण की ऊंची लागत। ऋण की ऊंची लागत यानी कर्ज का ऊंची लागत का मतलब है कि कर्ज जो लिए उस पर लागत, मान ली बैंक से आप ऋण लिए, बैंक का साल में 10% ब्याज लेंगे, तो 10% लग रहा है। महाजन से लेंगे, महाजन कहेगा महीना में 4% ब्याज लेंगे, यानी साल में हो गया 12 चौके 48%, बहुत ज्यादा। तो दोनों में से हम किससे लेना पसंद करेंगे? बैंक से। लेकिन बैंक में जाएंगे, बहुत टाइम लगता है, कागज दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, इससे साइन करवाइए। परेशानी से लोग बचने के लिए तुरंत कहाँ उपलब्ध होगा? रात में जरूरत पड़ गया, महाजन के पास गए। कोई बीमार पड़ गया रात में, बहुत सीरियस है, महाजन पास गए। तो ये जो ब्याज दर इसका बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऋण की ऊंची लागत। और ब्याज दर इतना ज्यादा रहने के कारण बहुत बार मूल चुकाते चुकाते, ब्याज चुकाते चुकाते खाली मूल से ज्यादा पैसा दे देता है, लेकिन फिर भी कर्जदार मुक्त नहीं हो पाता, मैंने वो एक तरह से कर्ज का जाल में फंस जाता है। तो ऋण की ऊंची लागत के कारण बहुत बार जो हमारे लोग हैं या जो कर्जदाता है वो कर्ज का जाल में फंस जाता है और उससे कभी वो बाहर नहीं निकल पाता। फिर कोई बीमारी हुआ, फिर ऋण लिया, इतना ज्यादा कर्ज हो गया उस पर कि सारा घर बार भी उसको बेचना पड़ता है। तो ये हमारा मान लीजिए जो हमारा ऋण देती है जो बैंक आदि से, हम लोग देखेंगे ज्यादातर ऋण हम लोगों को आजकल फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, मित्र से लेते हैं, शहरी क्षेत्रों में बैंकों से लेते हैं। लेकिन अमीर और गरीब के बीच का फासला देखेंगे, ज्यादातर गरीब जो है बैंकों तक पहुंच नहीं पाते हैं ऋण लेने के लिए। अमीरों को या मध्यम वर्ग को ऋण बैंकों से मिलता है और गरीबों को साहूकार, महाजन, रिश्तेदार आदि से लेते हैं, जिसके कारण गरीबों को मिलना चाहिए कम ब्याज दर पर, उसको ज्यादा ब्याज दर पर ऋण मिलता है, इसलिए वो कर्ज जाल में फंस जाता है। हम लोग एक इसके लिए एक तोड़ निकाला गया, अच्छा निर्धन जो गरीब लोग हैं उसको कैसे सहायता दिया जाए, तो उसके लिए बनाया जाता है निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। 15, 20, 25 लोगों का एक, ज्यादातर महिलाओं का ये समूह काम किया। तो एक गांव की 15, 20, 25 महिलाएं इकट्ठा हुई, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया रोज वो जमा करती है और वो पैसा एक जगह इकट्ठा हुआ। उसी में से किसी को सिलाई मशीन खरीदने के लिए, किसी को लोन दे दिया वो लोग कि किसी को सिलाई मशीन खरीदने, किसी को ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए। तो ये जो पैसा दिया खुद अपना जमा कर कर वो लोग एक दूसरे का सहायता करते हैं, ऐसों को कहते हैं हम लोग निर्धनों का स्वयं सहायता समूह। कभी कभी उसके पास जमा हो गया मान लो 2-4 लाख रुपया, 2-4 लाख रुपया जमा कर कर सब लोग बैंकों से लोन ले लिया, उसको समर्थक ऋणाधार के रूप में दिखाकर बैंकों से लोन ले लिया 10 लाख, और मिलकर एक सिलाई का सेंटर है बड़ा सा स्थापित कर दिए, सबों को काम मिला, धीरे धीरे लोग चुकाते रहते हैं। तो ये जो निर्धनों का स्वयं सहायता समूह है, गरीबी निवारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हमारा। इस प्रकार का काम सबसे पहले बांग्लादेश में महत्वपूर्ण रूप से काम हुआ ये, और ये बांग्लादेश में जो ये काम करवाने वाले थे वो थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक, जो अभी वहां शासक भी हैं। तो मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की और इसका शुरुआत की 1970 के दशक में। वह ग्रामीण महिलाओं द्वारा बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया गया, स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए बाद में चलकर 2006 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। हम आशा करते हैं आपको हमारा मुद्रा और साख चैप्टर का सब महत्वपूर्ण बिंदु समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर हम लोग अगले अध्याय में मिलेंगे।